हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में, जिसमें हम देखते हैं यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सीरीज़। दोस्तों, यह वीडियो प्रतिदिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल विजडम ऑफ स्टडी पर अपलोड कर दिया जाता है। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे उस समय देख लें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि एक पहला टॉपिक रहेगा इसमें सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु निर्धारण संबंधी कार्यदल। हम जानने की कोशिश करेंगे यह क्या है और किस प्रकार से ये मदद करेगा हमारी सोसाइटी में सुधारने में। दूसरा हम देखेंगे विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये सभी पहलुओं को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला टॉपिक है यहाँ पर सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु निर्धारण संबंधी कार्यदल। तो देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स में किस प्रकार के इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं, क्या क्या इसमें एक्ट आ सकते हैं, वो हम जानेंगे। तो देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट क्या होता है हम समझेंगे, सम्मति आयु अधिनियम क्या है समझेंगे, शारदा अधिनियम क्या है ये भी समझेंगे। फिर मेंस में इससे संबंधित क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो मेंस में बन सकता है कि विवाह योग्य आयु निर्धारण संबंधी आवश्यकता क्या है और इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये ऐसे इस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, ऐसे टॉपिक आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम्स में। तो इससे सारी पहलुओं को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, तो ये चर्चा में क्यों रहा, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कि अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, तो वो क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से उठ के आया है वो। तो देखिए, हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय में सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु के प्रश्न पर दायर एक याचिका का उत्तर देते हुए केंद्र सरकार ने बताया कि इस विषय पर गहन विश्लेषण हेतु विशेष कार्यदल का गठन किया गया है। तो उसी से जगह से ये उठ करके हम न्यूज़ में आया है, जिसकी वजह से हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो देखिए, इसमें क्या प्रमुख बिंदु रखे गए हैं या बताए गए हैं। तो इसमें ये प्रमुख बिंदु है कि विशेष कार्यदल महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु की समीक्षा करने के साथ ही मातृत्व स्वास्थ्य पर इसके निहितार्थों का अध्ययन करेगा तथा 6 माह के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगा। फिर बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु के विषय पर चर्चा करते हुए कहा था कि वर्ष 1978 में पूर्ववर्ती शारदा अधिनियम द्वारा निर्धारित विवाह योग्य आयु को 14 से बढ़ा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। आधुनिक समय में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्तर पर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उच्च शिक्षा तथा कैरियर निर्माण के क्षेत्र में महिलाओं के लिए नए अवसर सृजित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मातृ मृत्यु दर कम करना तथा पोषण स्तर में सुधार किया जाना आवश्यक है। याचिका में दावा किया गया है कि पुरुषों और महिलाओं के विवाह के न्यूनतम आयु में अंतर रूढ़िवादी पितृसत्तात्मक मान्यताओं पर आधारित था तथा इसका कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। याचिका में महिलाओं के विवाह हेतु निर्धारित 18 वर्ष की आयु का विरोध किया गया है और उसे पुरुष के विवाह हेतु निर्धारित आयु के समान करने की मांग की गई है। मतलब वह भी वर्तमान में जो पुरुषों की जो आयु है शादी के लिए, वो यहाँ पर 21 रखी गई है, तो यहाँ पर महिलाओं की 18 रखी गई है। तो यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं उनके द्वारा सिफारिश की गई है कि जो यहाँ पर महिलाओं की भी जो आयु 18 रखी गई है उसको भी बढ़ा करके 21 कर दी जाए, इस याचिका में कहा गया है। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करें कि भारत में कब कब किस किस समय पर जो विवाह के लिए कानून बनाए गए हैं, तो देखिए यहाँ पर नेटिव मैरिज एक्ट है। तो विवाह सुधार की दशाओं में प्रथम प्रयास बाल विवाह के लिए तीव्र विरोध के रूप में प्रारंभ हुआ था। समाज सुधारकों ने के दबाव के कारण बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के तहत 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह करना वर्जित किया गया था। तो आपको ये पता होना चाहिए, याद रखना होगा कि नेटिव मैरिज एक्ट क्या था, कब लाया गया था, इसका प्रावधान क्या था। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है 1872 में लाया गया था। इसमें जो बालिकाएं थी उनकी शादी करने की जो न्यूनतम उम्र थी वो रखी गई थी 14 वर्ष। यदि 14 वर्ष से पहले शादी किया जाता था तो इसको यहाँ पर कानूनन अपराध माना जाता था। फिर दूसरा यहाँ पर जो अधिनियम था वो था सम्मति आयु अधिनियम, मतलब एज कंसेंट एक्ट। तो नेटिव मैरिज एक्ट विवाह सुधार की दिशा में बहुत प्रभावी नहीं हो सका। अतः एक पारसी समाज सुधारक जिसका नाम था V.M. मालाबारी के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप वर्ष 1891 में सम्मति आयु
अधिनियम पारित किया गया, मतलब एज कंसेंट एक्ट 1891 पारित किया गया। इस अधिनियम में 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर रोक लगा दी गई। फिर आता है यहाँ पर शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट। तो शारदा सुधारक हर मतलब समाज सुधारक हर विलास शारदा के अथक प्रयासों से वर्ष 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा 18 वर्ष से कम आयु के बालक तथा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका के विवाह को यहाँ पर अवैध घोषित कर दिया गया। मतलब यहाँ पर ये बोला गया कि यदि लड़के की आयु 18 वर्ष से कम है और यहाँ पर लड़की की आयु 14 वर्ष से कम है, यदि उन दोनों के मध्य विवाह कराया जाता है तो यह विवाह जो है अवैध घोषित किया जाएगा। यह शारदा अधिनियम के प्रावधान थे। फिर आता है यहाँ पर जो एक्ट बन के वो होता है बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम। तो इस अधिनियम में बालकों के विवाह हेतु जो आयु थी 18 से बढ़ा करके 21 कर दी जाती है और बालिका की जो आयु थी वो 14 से बढ़ा करके 18 कर दी जाती है। अधिनियम में बाल विवाह करने वालों के विरुद्ध दंड का भी प्रावधान कर दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो नया एक्ट बन करके आता है सामने वो होता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। वर्ष 2006 में अधिक प्रगतिशील बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम द्वारा तथा प्रथा को रोकने की दिशा में काम किया जाता है, जिसके अंतर्गत उन लोगों के विरुद्ध कठोर उपाय किए जाते हैं जो बाल विवाह की अनुमति देते हैं और इसे बढ़ावा देते हैं। फिर यह कानून वर्ष 2007 में मतलब नवंबर 2007 में प्रभावी हो जाता है। 6 में बन के कंप्लीट होता है और 7 में यह प्रभावी हो जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह के रूप में परिभाषित किया जाएगा, इसके अंतर्गत परिभाषित किया गया था। फिर जो वैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या कहते हैं हम समझेंगे। तो देखिए, वर्तमान में पुरुष और महिलाओं के लिए विवाह योग्य न्यूनतम आयु 21 वर्ष है पुरुष के लिए और यहाँ पर महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके बाद विवाह की जो न्यूनतम आयु है एज ऑफ मेजोरिटी किससे अलग है, जो कि लिंग तटस्थ है। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार एक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे समझना होगा कि वयस्कता में और इसके बाद मैच्योरिटी में दोनों में यहाँ पर अलग अलग इनकी परिभाषित किया गया है। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में 18 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त कर लेता है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो धारा 5 है उसका जो यहाँ पर सब क्लॉज थर्ड है मतलब तीसरा है में महिला के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ये जो अधिनियम है, अधिनियम को याद रखना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5वें का उसका जो क्लॉज थर्ड है उसमें ऐसा कहा गया है। फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 सहमति से विवाह की न्यूनतम आयु महिलाओं और पुरुषों के लिए 18 वर्ष और 21 वर्ष निर्धारित की गई है। ये भी आपको याद रखना होगा। फिर इसके साथ हमें समझना होगा कि सामाजिक मान्यताएं क्या क्या कहती हैं इस पूरे प्रावधान को लेकर के। तो देखिए, समाज में ऐसी मान्यता बनी हुई है कि बालिका का जो विवाह है वह जल्दी कर देने से उसे पथ भ्रष्ट होने से बचाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमारी सोसाइटी अभी भी यह सोचती है कि जो बालिकाएं हैं वह उनके गलत कृत्य करने से अगर उनके ऊपर कोई ऐसी बात आवाज़ उठाई जाती है जो उनके चरित्र को कह सकते हैं यहाँ पर कि गलत साबित करता है, तो उनसे समाज को ऐसा लगता है, समाज के रहने वाले परिवार को ऐसा लगता है कि उनकी इज्जत चली जाती है। तो इस वजह से ये जल्दी शादी कर देते हैं। ये एक सामाजिक मान्यता भ्रमित मतलब कह सकते हैं कि बन चुकी है सोसाइटी में। फिर दूसरी अगर बात देखें मान्यताओं में, तो महिलाएं पूर्ण रूप से परिवार की देखभाल करने तथा बच्चे को जन्म देने के लिए ही बनी है, इसलिए इनका शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। ये भी एक ऐसी मान्यता सोसाइटी के द्वारा पली भूलित होती है। फिर वर्ष 2018 में परिवार कानून में सुधार के संदर्भ में विधि आयोग ने तर्क दिया था कि विवाह योग्य अलग अलग कानूनी मानक होते हैं। उन रूढ़िवादी मान्यताओं को बल मिलता है जो पत्नियों के प्रति कमतर आंकती है। मतलब एक ये जो रूढ़िवादी परंपराएं होती है वह भी देखी जाए तो इसको बहुत ज़्यादा कुठाराघात साबित करती है कि जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाए। फिर इसके साथ साथ अगर आप अगले इसके कुछ मान्यताओं में देखेंगे तो महिलाएं अधिकतर
कार्यकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि कानूनी रूप जो है रूढ़ी मतलब ये मान्यताओं को रूढ़ी बनाए रखता है। महिलाएं समान आयु के पुरुषों की तुलना में अधिक परिपक्व होती हैं और इसलिए उन्हें जल्द विवाह करने की अनुमति दी जा सकती है। तो ऐसे कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान भी है जो कि इन सब चीज़ों को करने से नहीं रोक पाते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। फिर यहाँ पर अब ये समझना होगा हमें कि जो सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु की जो आवश्यकता है वह क्यों पड़ी। तो देखिए, प्रायः देखा जाता है कि कम आयु में विवाह हो जाने से महिलाओं के जीवन भर स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः कम आयु में प्रजनन के दौरान माता या बच्चे की जो मृत्यु हो जाती है, जिससे मातृत्व मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर अधिक बनी रहती है। फिर याचिकाकर्ताओं के अनुसार महिला और पुरुष की विवाह योग्य अलग अलग आयु जो संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 द्वारा गरिमामयी जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। क्योंकि जब आप आर्टिकल 14 में देखते हैं फंडामेंटल राइट्स में, तो वो कहता है कि वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, रिलीजियस, सेक्स और डेथ और इसके बाद बर्थ प्लेस। तो यहाँ पर जब सेक्स मतलब जेंडर की जब बात आती है ना, तो यहाँ पर जहाँ पुरुषों की आयु 21 वर्ष रखी गई है और महिलाओं की आयु यहाँ पर 18 वर्ष रखी गई है शादी की। तो 14 और 18 यहाँ पर आप देखते हैं तो 4 साल का गैप हो जाता है। तो यह भी उस वायलेशन करता है कि जेंडर के बेसिस पे आप यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। तो आर्टिकल 21 ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है और आर्टिकल 21 जो बोला गया है कि आपको गरिमापूर्ण रूप से जीवन जीने का अधिकार है, तो ये उसका भी वायलेशन कर रहा है। तो इस तरीके को लेकर के यहाँ पर चैलेंज किया गया है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्ववर्ती 2 निर्णय इस दिशा में मार्गदर्शक कर सकते हैं, जिससे कि वर्ष 2014 में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के बाद में ट्रांसजेंडरों को लिंग मतलब तीसरे लिंग के रूप में मान्यता देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि प्रत्येक मनुष्य समान है, इसलिए समान परिस्थितियों में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो ये जो एक केस था, उस केस में जो जजमेंट दिया था वह एक माइलस्टोन साबित हुआ था। तो उसी इस केस के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए इसको, तो बाकायदा ये जो प्रावधान अभी दिया गया है 14 और 14 का वॉयलेशन कर रहा है। तो यह भी समानता के अधिकार का मतलब यहाँ पर देखा जाए तो अवहेलना कर रहा है। तो ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट बाकायदा इसको एक मतलब बेस मान करके इसका निर्णय देखा जा सकता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरा जो केस था वर्ष 2018 में जोसेफ साइन बनाम भारत संघ वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यभिचार की जो मतलब को असंवैधानिक करार दिया था और कहा था कि धारा 497 समानता के अधिकार तथा महिलाओं के समान अवसर उपलब्ध कराने के अधिकार का उल्लंघन करती है। तो ये जो समानता था इसको भी यहाँ पर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने देखा था और इसको असंवैधानिक करार दिया था। तो जो 497 था ये आप लोगों को बताने के लिए अलग से बताना पड़ेगा मुझे, तो इसको आप थोड़ा सा अपने लेवल पर स्टडी करिएगा कि 497 क्या होता है और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा कि क्या होता है ये। अगर आपको नहीं आता है समझ में तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा कि व्यभिचार क्या होता है, ये भी आप समझिएगा। यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किया हुआ है, व्यभिचार, और उससे रिलेट किया गया है सेक्शन 497 IPC की। फिर इसके बाद यहाँ पर विधि आयोग द्वारा सिफारिश की गई थी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष निर्धारित की जाए, क्योंकि पति पत्नी की आयु में अंतर का कानून में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मतलब यहाँ पर विधि आयोग ने ये बोल दिया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों की जो आयु है वो 18 कर दी जाए। अब इस पे आप क्या सोचते हैं, ये अपने विचार को भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर यदि वर्तमान परिस्थिति जैसा है, हमारे जनसंख्या मतलब बढ़ रही है और ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही कंट्री में, तो क्या जो विधि आयोग ने सिफारिश की है, यदि इस सिफारिश को सरकार मान लेती है और जो यहाँ पर 21 वर्ष पुरुषों की आयु है शादी विवाह की, उसको यदि 18 वर्ष कर देती है, तो क्या परिस्थिति मतलब क्या परिवर्तन आएगा। और दूसरा यहाँ पर यदि पुरुषों की 18 वर्ष रहने दी जाती है जो कि है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं की जो या लड़कियों की जो शादी की जो आयु है 18 वर्ष उसको बढ़ा करके 21 वर्ष की कर दिया जाता है, तो क्या परिवर्तन आएगा। इन दोनों परिवर्तन किस प्रकार से भारत की जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन है या जो मानसिकता में लोगों की, उसमें क्या परिवर्तन लाएगा, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करिएगा। तो इस संबंधित जो टॉपिक पहला था यहाँ पर सार्वभौमिक विवाह योग्य आयु निर्धारण संबंधी कार्यदल, इसके बारे में मैंने डिस्कशन किया।
अब हम तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है उसके ऊपर तो दोस्तों जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है यहाँ पर विश्व सामाजिक न्याय दिवस। तो देखिए प्रीलिम्स में किस प्रकार से इसमें टॉपिक पूछे जा सकते हैं कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, इससे संबंधित जो उद्देश्य होते हैं, थीम होते हैं, ये सवाल आ सकते हैं। मेंस में ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि समाज से संबंधित सब व्यवस्था से जुड़ी हुई है, न्याय व्यवस्था से जुड़ी हुई है, तो सामाजिक मुद्दे क्या हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो हमें ये समझना होगा कि चर्चा में क्यों है। तो देखिए चर्चा में इसलिए है ये कि 20 फरवरी 2020 को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया, मतलब वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। वर्ष 2020 का जो सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सामाजिक न्याय प्राप्ति की दिशा में असमानता अंतराल को समाप्त करना, मतलब क्लोजिंग द इनइक्वालिटीज गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, ये इसका थीम था, जो कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको समझना होगा और इसे याद रखना होगा। फिर इसके बाद सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है वह कहाँ से आती है। तो देखिए सामाजिक न्याय का तात्पर्य देशों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक सिद्धांत से है, जो न केवल अंतर्देशीय समानता अपितु अंतर्देशीय समानता की परिस्थितियों से संबंधित है। सामाजिक न्याय की कल्पना को आगे बढ़ाने हेतु समाज में लिंग, उम्र, नस्ल, जातीयता, धर्म, संस्कृति या विकलांगता जैसे मानकों की असमानता को समाप्त करना होता है। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय की पर घोषणा की, जैसे कि उपायों के माध्यम से सामाजिक न्याय की प्राप्ति की, मतलब लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य कर रहा है। फिर यदि हम समझें कि जो विश्व सामाजिक न्याय दिवस है इसकी क्या पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है कि यह ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सम्मति से 10 जून 2008 को निष्पक्ष न्याय के लिए सामाजिक न्याय पर घोषणा को अपनाया गया। यह वर्ष 1919 के आईएलओ के संविधान निर्माण के बाद से अपनाए गए सिद्धांत नीतियों का तीसरा प्रमुख प्रयास था। यह वर्ष 1944 के फिलाडेल्फिया घोषणा और वर्ष 1998 के कार्य में मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों की घोषणा के आधार पर बनाया गया। वर्ष 2008 की घोषणा जब हुई तो वैश्वीकरण के युग में आईएलओ, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जनादेश की सामाजिक न्याय की समकालीन अवधारणाओं को अभिव्यक्ति करता है ये। फिर जब 2008 जब की घोषणा की गई तो उसका क्या महत्व रह गया। तो देखिए यह वैश्वीकरण के सामाजिक मतलब आयाम पर आईएलओ की रिपोर्ट के मद्देनज़र शुरू हुई त्रिपक्षीय परामर्श का परिणाम है ये। वर्ष 1999 में जब घोषणा की गई तो उसके बाद जब आईएलओ द्वारा विकसित आदर्श कार्य अवधारणा, मतलब डिसेंट वर्क एजेंडा को संस्थागत रूप से प्रदान करती है। यह घोषणा वैश्विक वित्तीय संकट, असुरक्षा, गरीबी, बहिष्कार, सामाजिक असमानता और विकासशील देशों की जो अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक मतलब अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण एवं पूर्ण भागीदारी जैसे लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करता है। फिर इसके बाद हमें ये समझना होगा कि सामाजिक न्याय का क्या महत्व हो जाता है। तो देखिए जब हम सामाजिक न्याय के महत्व की बात करते हैं तो हमें हर तरफ से इसे समझना पड़ेगा, इकोनॉमिकल देखना पड़ेगा, सोशल देखना पड़ेगा, जस्टिस, इसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल जस्टिस देखना पड़ेगा। इन सारे चीज़ों को हमें देखना होगा। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संविधान के अधिकारों का स्रोत, सत्ता की प्रकृति तथा संविधान लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। फिर जहां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को संविधान के लक्ष्यों के रूप में निर्धारित किया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। फिर सामाजिक न्याय की सुरक्षा मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से भी की गई है हमारे संविधान के अंतर्गत, जो कि डीपीएसपी है उसमें भी यहाँ पर बात की गई 35 से लेकर के 51 तक। यदि फिर आप फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो 12 से लेकर के जो 35 तक आर्टिकल्स है उस सब में आपके मतलब अधिकार की बात की गई है। फिर भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा को न केवल विशेषाधिकारों के अनुपस्थिति अपितु किसी भी वर्ग विशेष के लिए तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि के लिए विशेष व्यवस्था के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। जैसे कि
यहाँ पर SC ST के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान किए जाते हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर के आई जाती है। OBC के लिए विशेष प्रकार से प्रावधान किए जाते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लेके आई जाती है। आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर होती है तो यहाँ पर 10% का जो रिजर्वेशन लाया गया है सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए, वो भी इसी कड़ी में जुड़ा हुआ एक आयाम है। फिर अब जब आप देखते हैं कि समय समय पर महिलाओं के लिए मतलब ऐसे पार्लियामेंट के अंतर्गत रिजर्वेशन की बात की जाती है तो वो भी इसी प्रकार के प्रतिनिधित्व की दावा करता है। तो ये सामाजिक न्याय के महत्व को और मतलब परिभाषित करता है अच्छे तरीके से। तो हम समझ सकते हैं कि जो भारतीय व्यवस्था है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उनमें ये सारे प्रावधानों को लेकर के आया गया है और ये बाकायदा हमारे संविधान में जब से लागू हुआ है, ये 70 सालों से चला हुआ आ रहा है। फिर भारत में संवैधानिक और अन्य संस्थागत प्रयास किए गए हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जब हम इसमें देखते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अनुच्छेद 21 की पुनः व्यवस्था करते हुए इसमें मानवीय प्रतिष्ठा के साथ गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, सामाजिक सुरक्षा व परिवार के संरक्षण का अधिकार आदि को शामिल किया। मतलब आर्टिकल 21 को जब मेनका गांधी मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको डिफाइन किया तो इसमें क्या क्या बातों को जोड़ा, इसमें उन्होंने गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार को डिफाइन किया, इसी के अंतर्गत निजता का अधिकार जिसे हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आया। फिर बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार वो भी इसके अंतर्गत इन्होंने जोड़ा 21 में। फिर सामाजिक सुरक्षा व परिवार के संरक्षण का अधिकार भी इस आर्टिकल के अंतर्गत जोड़ा गया इस मामले में। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि जो 21 आर्टिकल है वो अपने आप में बहुत ही बड़ा विस्तृत है। इसके बाद जब आप देखते हैं कि शिक्षा की जब बात की जाती है, राइट टू एजुकेशन की, तो वो भी यहाँ पर 21 से ला करके जोड़ा गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। तो फिर इसके बाद यहाँ पर जो अनुच्छेद 14 थे, मतलब 14वें में विधि के समक्ष समता एक शब्द यूज़ किया हुआ है, फिर दूसरा यूज़ किया हुआ है और विधियों का समान संरक्षण दोनों को स्थान दिया गया है यहाँ पर, तथा सकारात्मक विभेद तथा तर्क संगत वर्गीकरण को भी स्वीकृति किया गया है आर्टिकल 14 के अंतर्गत। फिर यहाँ पर एक केस था, बहुत ही माइलस्टोन केस साबित हुआ था, ये मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्याख्या किया कि संसद निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को संशोधित कर सकता है। मतलब यहाँ पर जब भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन फंडामेंटल राइट को यहाँ पर कुछ उसमें जो दायरे हैं उसको कम किया जा सकता है यदि वह एक बहुत बड़े प्रारूप मतलब डेमोग्राफी को बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकता है ऐसा परिवर्तन जो कि नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो उसको लागू करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स में कुछ कटौती की जा सकती है। यह मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या किया था। फिर यदि यह संशोधन मूल ढांचे को क्षति ना पहुंचाए, लेकिन एक बात यह भी कही गई कि जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है उस बेसिक स्ट्रक्चर को यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यदि वह नुकसान नहीं पहुंचाता है तो उसमें परिवर्तन असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाएगा। ये सारी बातें कही गई थी मिनर्वा मिल्स मामले में जो कि 1980 में हुआ था। फिर हमें यह समझना होगा कि इन सारी परिस्थितियों को लेते हुए हमें बेसिक स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना है और लोगों की जो आवश्यकता है उसको भी पूरा करना है, उनके फंडामेंटल राइट को भी सुरक्षित रहना है। तो DPSP जो आप लेकर के आते हैं उसे भी आप लागू करना है। तो इन सारी चीज़ों को लेते हुए क्या क्या चुनौतियाँ हैं हमारी सरकार के सामने या हमारी सोसाइटी के सामने और आगे की क्या राह हो सकती हैं, तो इसको अगर हम देखें तो हमें समझ में आता है कि हमें अधिकारों के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। कि यदि आपको अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स है, तो आपको फॉलो करने के लिए यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था 51A। तो 51A जब लाया गया था तो उसका यही उद्देश्य था कि जब आपको यहाँ पर अधिकार दिए गए हैं तो आपको कुछ ड्यूटी भी है, उस ड्यूटी को फॉलो करें ताकि मूल अधिकारों में उल्लेखित राजनीतिक न्याय के साथ ही नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित सामाजिक एवं आर्थिक न्याय की जो प्राप्ति की जो बात की जा रही है या जाती रही है, उस आर्थिक और सामाजिक जो यहाँ पर कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों की मदद से उसको देना है वह भी सरकार के लिए सार्थक हो सके। तो ये पूरा उसका उद्देश्य होता है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ में आया होगा।
दोस्तों यदि आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर भी आप हमारे जो पेज है उसे लाइक करिए और वहाँ पर जो लिंक दिया रहेगा उसके माध्यम से यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी हम एक वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। यदि आप इस पूरे वीडियोस के पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे विजडम हम स्टडी चैनल को टेलीग्राम पर जाकर के ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियोस की जो पीडीएफ है वो मिल जाया करेगी और दिन भर के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको मिलता है और जो अच्छे कंटेंट होते हैं उनको मैं वहाँ पर डालता हूँ, तो आप यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मेरे द्वारा डिज़ाइन किए हुए 29 कोर्सेस है और वहाँ पर 300 से ज़्यादा वीडियोस है, तो वह भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी आपके प्रिपरेशन में। ये जो लिंक दिए हुए फेसबुक के अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे पीडीएफ के लिए जो कह सकते हैं कि लिंक रहेंगी वो मिल जाया करेंगे। आपको दिन भर में जो भी करंट अफेयर अच्छे होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको अच्छे नोट्स के फॉर्म में मिल जाया करेगा। तो हमारे पेज को लाइक करिए अंकित सिंह अनअकैडमी के नाम से। और दोस्तों ये जो यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स की जो फैक्ट सीरीज है ये प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में आपको हमारे विजडम हब यूट्यूब चैनल पर मिल जाया करेगा, तो आप यहाँ पर फॉलो करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आपको किसी प्रकार कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम कोशिश करेंगे 24 घंटे के अंतर्गत आपको रिप्लाई देने की कोशिश करें। तो मिलेंगे फिर से एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।